to all of you. आवाज प्रॉपर जा रही है ना? ओके। आज हम लोग का जो मुख्य विषय है वह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में है। द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एज टोल्ड by the historians, basically the foreign historians, so that it is called as the account of the foreign historians. तो जो विदेशी वृत्तांत है आपका, जो विदेशी इतिहासकार समय समय पे भारत आते हैं अथवा उन लोगों ने भारत के संदर्भ में जो कुछ लिखा, जो कुछ जाना समझा, उसके आधार पे इतिहास में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इतिहास लेखन में उनसे क्या महत्वपूर्ण सहायता मिलती है, उन सब की चर्चा करना मुख्यतः हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान देने के लिए या जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको जिस पे मुख्यतः फोकस करना वो यह है कि जितने भी आपके इतिहासकार हैं, ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं या जो विदेशी वृत्तांत में जो आपके विदेशी इतिहासकार हैं, ये लोग किसके समय में आते हैं, इन्होंने भारत के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, ठीक है, इन सब की चर्चा करना है। और साथ ही साथ तो भारत के संदर्भ में इनके उल्लेखों को देखना है। इन्होंने भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, किस शासक के संदर्भ में इनके महत्वपूर्ण क्या कथन है, इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का कालक्रम क्या है, वह ग्रंथ जो है किस समय लिखा गया है, और दूसरी बात उन ग्रंथों में कौन कौन सी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये चर्चा करना मुख्यतः हमारा उद्देश्य है। अब जैसा कि अभी तक जानते हैं आप कि भारतीय इतिहास के जो विदेशी स्रोत हैं, तो ये ऐसे विदेशी हैं जो मुख्यतः अतीत काल से ही भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमेंट्स देते हैं, बहुत कुछ भारत के संदर्भ में लिखते हैं, पढ़ते हैं। इनमें से कुछ इतिहासकार या कुछ विदेशी यात्री यूनान के हैं, कुछ विदेशी यात्री आपके चाइना के हैं, कुछ आपके तिब्बत के हैं, कुछ अरब देशों से आए हुए हैं। तो मतलब अलग अलग देशों से, अलग अलग दुनिया के भूखंडों से इन लोगों ने या तो भारत के यात्रा किया या तो भारत के बारे में जो कुछ जाना सुना, उनके बारे में इन लोगों ने वर्णन किया। कोई ज़रूरी नहीं कि हर इतिहास का भारत आया ही हो, तो कुछ लोगों ने भारत आए बिना ही वर्णन कर दिया है। तो जैसे आपका हेरोडोटस ही महत्वपूर्ण है, जो भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं लेकिन भारत कभी यात्रा नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, इनकी चर्चा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जिनका कालक्रम बहुत निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि वो उनका कालखंड क्या है। तो इसीलिए इनके डिस्क्रिप्शंस हैं, जो इन्होंने इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया, उसको हम शताब्दियों के रूप में व्यक्त करते हैं कि प्रथम शताब्दी के हैं, द्वितीय शताब्दी के हैं या प्रथम और द्वितीय शताब्दी के बीच के हैं। तो इनके भी हमारे पास अलग अलग आधार है इनको प्रस्तुत करने का। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आते हैं प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, वे आपके यूनानी इतिहासकार हैं। यूनानी इतिहासकार मतलब ऐसे प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख इतिहासकार हैं, प्रमुख ट्रेवलर्स हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया, बहुत कुछ उन लोगों ने वर्णन किया। तो इनके वर्णन से हमको भारतीय संस्कृति सभ्यता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अनेक जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे इतिहासकारों में जो सबसे प्रथम स्थान आपका आता है, या देखिएगा, ऐसे इतिहासकारों में जो आपका सबसे पहला स्थान आता है वे आपके हैं हेरोडोटस। ये आपके हैं हेरोडोटस। अब हम आते हैं सबसे पहले हेरोडोटस पे याद रखिएगा। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें कुछ लोग सिकंदर से पहले आए हैं,
कुछ लोग सिकंदर के साथ आए हैं, समकालीन हैं, उसके कंटेम्परेरी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिकंदर के बाद भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण मत दिया है। तो ऐसे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के इतिहासकार हैं। अगर एक प्राइमा फेसी अगर इनको देखा जाए वर्ल्ड आई व्यू, एक तरह से वर्ल्ड आई व्यू जो होता है, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो आप ऐसे समझ लीजिए हेरोडोटस हैं, इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी, स्काइलैक्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा, मिलेटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा, केसियस ने, जेनाफोन ने कौन से ग्रंथ लिखे। तो जितने भी हैं, ठीक है, इनका वर्णन किसके संदर्भ में है। तो ऐसे ही अगर आप बैठ के सोचे तो याद हो जाएगा। हेरोडोटस का आपका हिस्टोरिका है, स्काइलैक्स का ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इनका जो वर्णन है सिंधु नदी तक सीमित है। जो मिलेटस हैं आपके हिप्पेटियस मिलेटस, इन्होंने मुख्यतः आपका ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा है। केसियस ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। हाँ, इसी तरह आपका जेनाफोन है, इन्होंने कई ग्रंथ लिखा है, ठीक है। जेनाफोन के बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो अभी हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में ग्रंथ लिखा है, चाहे आपका हेलेनिका हो, चाहे एनाबिसस हो, चाहे आपका मेमोग्लिबिया हो, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। नियार्कस हैं, अरिस्टोब्यूलस हैं, हिस्ट्री ऑफ, जो इनका ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ वार, अरिस्टोब्यूलस का है। इसी तरह आपका अनेसिटिकस का है, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर सिकंदर का इतिहास है। कर्टियस का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर। मेगास्थनीज का आपको पता ही है, इन्होंने इंडिका लिखा है। और स्ट्रैबो ने आपका जियोग्राफिका लिखा है। डियोडोरस ने आपका इनके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी, इन्होंने लिखा है। पेरिप्लस ऑफ एथेंस खुद एक बुक का नाम ही है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। एरियन ने भी इंडिका लिखा है। प्लूटार्क ने लाइव्स लिखा है, ठीक है। इनका लाइव्स है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक ग्रंथ है मार्लिया, एक इनका ग्रंथ है, और एक ग्रंथ इनका अलेक्जेंडर भी है। जस्टिन का आपका एपिटोम है, हाँ, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह एलियन का दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक का नाम है ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स और दूसरा है मिसलेनियस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके एलियन के हैं। इसी तरह आपके चीनी यात्री आएंगे, चीनी यात्रियों में आपके मुख्यतः सुमाचीन आएंगे, सुंगयून आएंगे, वेनसांग आएंगे, इसके बाद विली आएंगे, इसी बाद आपका इक्सिंग आएंगे, चाओजुकुआ आएंगे। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे मुख्य पहले ये कंसर्न है कि आप पहले इनको जान लीजिए कहाँ कहाँ के हैं, इन लोगों ने क्या ग्रंथ लिखा है। तो प्रथम दृष्टया अगर आप इनके द्वारा रचित ग्रंथों को लिख समझ लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए यह पूरा का पूरा जो लेसन है बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यह बहुत आपका पूरा लेसन बहुत ईजी हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम, ठीक है, तो हम चूंकि चीनी और तिब्बती यात्रियों की चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा मुख्यतः हम इस पे डिपेंड करेंगे। अब इसमें समझिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे ताकि पढ़ते टाइम आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहें। जैसे कि मान लीजिए एक वर्णन है, कहा गया कि किस इतिहासकार ने कहा कि सिकंदर और पोरस के युद्ध के समय, सिकंदर और पोरस के युद्ध के समय किसका उल्लेख है कि पोरस की सेना ने हेराक्लिस की मूर्ति अपने सामने रख के तब युद्ध किया था। दूसरा उल्लेख समझिएगा, कौन सा इतिहासकार कहता है कि सिकंदर और पोरस के बीच का जो युद्ध है यह लगातार 8 घंटे तक चला। युद्ध बहुत भीषण रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भाग्य ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। हर बार की तरह भाग्य ने इस बार सिकंदर का साथ नहीं दिया, ठीक है। इसी तरह जिसे पूछेगा किस इतिहासकार का वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसे कहा गया है सेंड्रोकोटस सिकंदर से मिलता है, लेकिन सिकंदर उसकी महत्वाकांक्षी बातों से सशंकित होकर उसको मृत्युदंड का आदेश देता है। तो कहेगा सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने का वर्णन किसने किया है। इसी तरह सेल्यूकस ने जब भारत पे आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो संधि हुआ, इस युद्ध की चर्चा कौन करता है और कौन यह बताता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री एथेना या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और कौन इतिहासकार यह बताता है कि इस युद्ध में जो संधि के फलस्वरूप 4 प्रांत थे, जो 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे, उन प्रांतों के बारे में जानकारी कौन दे रहा है। तो कोई आपका एपियानस है, ठीक है, कहीं आपका स्ट्रैबो आंसर दे रहे हैं। एक सिंपल और क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जैसे कहा गया है कि भारत में सोने की खान की चर्चा किस यूनानी इतिहासकार ने करते समय यह कहा कि भारत में दर्दिस्तान नामक एक स्थान है, दर्दिस्तान में सोने की खानें पाई जाती हैं और यहाँ पे चींटियों के द्वारा सोने का खनन होता है, चींटियों के द्वारा, आंट्स के द्वारा। अब समझिएगा,
इसका उल्लेख कर रहा है आपका कौन, इसका उल्लेख कर रहे हैं, इसका उल्लेख मेगास्थनीज कर रहा है। ठीक है, इसका उल्लेख कौन कर रहा है, मेगास्थनीज कर रहा है। लेकिन आगे दूसरा भी वर्णन मिलता है कि कौन सा इतिहासकार यह कहता है कि ये जो चींटियां हैं, ठीक है, ये चींटियां कुत्ते के समान हैं, इतनी बड़ी होती हैं जो कुत्ते के समान हैं। और दूसरा कौन सा इतिहासकार कहता है कि इनके जो खाल हैं वे तेंदुए के समान हैं। तो मतलब देखिए, एक ही वर्णन में कई इतिहासकार, कई हिस्टोरियंस ने अपने अपने कमेंट से अलग अलग दृष्टिकोण से किए हैं। तो याद रखिएगा, तो एक वर्णन इसमें आपका एलियन का है, ठीक है, एक वर्णन इसमें आपका मेगास्थनीज का है। तो मतलब अलग अलग तरह के, जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि कौन से इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की तुलना सूसा और एकबतना से किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली बार किया है मेगास्थनीज ने। लेकिन अगर मेगास्थनीज ने ऑप्शन नहीं रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, तो मेगास्थनीज के बाद लिखा है एरियन ने, इसका उल्लेख कर रहा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की चर्चा करते समय तो मतलब है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले हेरोडोटस पे। हेरोडोटस, मैंने पहले कहा कि हेरोडोटस जो हैं यह इतिहास के पिता माने जाते हैं। हेरोडोटस मुख्यतः प्रमुख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख यूनानी इतिहासकार हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा और यह हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ है वह ड्यूनिल भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया है, यह जो ग्रंथ है हिस्टोरिका, यह आपका ड्यूनिल भाषा में लिखा गया है, ड्यूनिल भाषा में। और इस ग्रंथ में पहली बार विश्व इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मतलब तथ्यों को साक्ष्य सापेक्ष, तथ्यों को तर्कसंगत, तथ्यों को रेशनल, और दूसरी बात की तथ्यों को एविडेंस बेस्ड के साथ साथ कार्य कारण श्रृंखला के अंतर्गत उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रंथ को विश्व इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हाँ, तो यह आपका एक प्रकार से फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, जबकि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है राजतरंगिणी, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो 12वीं शताब्दी में रचित जो राजतरंगिणी ग्रंथ है यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, जबकि विश्व का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिका को माना जाता है। हिस्टोरिका जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ में कार्य कारण श्रृंखला के आधार पे, मतलब किसी भी कार्य को, जो भी इंसिडेंट्स हुए, जो भी हिस्टोरिकल आपके इवेंट्स होते हैं या जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, उन कारणों के सापेक्ष पहली बार इतिहास की व्याख्या इन्होंने किया है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास में कार्य कारण की पद्धति को स्थापित करने वाला इतिहासकार भी कहा जाता है। तो ये प्रथम इनको कार्य कारण को इतिहास लेखन में स्थापित करने वाले इतिहासकारों में अग्रणी या प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। दूसरा, आधुनिक समय में, ठीक है, इनके पश्चात समझिएगा, इनके कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो अरस्तु हैं यह कार्य कारण श्रृंखला के प्रतिपादक हैं, कार्य कारण पद्धति के प्रतिपादक है। उनको कुछ लोग मानते हैं अरस्तु को, लेकिन प्राचीनतम माने उल्लेख पूछेगा तो आपका हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस विश्व इतिहास के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने देशांतर रेखाओं के खींचने की बात की है। जो आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, उसमें जो देशांतर रेखाएं हैं उनको पहली बार विश्व के मानचित्र पे खींचने का प्रयास किसने किया है, हेरोडोटस ने किया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, हेरोडोटस जो हैं ये इतिहास के पिता कहलाते हैं। और इतिहास का पिता इन्हें किसने कहा है, सिसरो ने, जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक हैं, जिनका नाम है सिसरो। तो सिसरो ने ही हेरोडोटस को पहली बार इतिहास का पिता कहा है। हेरोडोटस का जन्म अगर वर्तमान में देखें तो इनका वर्तमान में जन्म हुआ था तुर्की का एक जगह है बोदरम, तुर्की का एक जगह है बोदरम, उसी के पास एक स्थल है जिसका नाम है हेलिकार्नेसस। तो हेलिकार्नेसस में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने भारत का वर्णन हिंद नाम से किया है, और इसका वर्णन करते समय ये कहते हैं कि जो भारत है, हिंद पारसिक सम्राट का मतलब हो गया आपका दारा प्रथम और दारा तृतीय, और आपका कुरुस मतलब साइरस।
तो कहते हैं कि जो हिंद है वह दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत है और यह प्रतिवर्ष कर के रूप में 360 टैलेंट मुद्रा देता है। ठीक है, इस वर्णन से एक बात तो स्पष्ट होती है कि हखामसियों ने कुछ समय तक निश्चित रूप से भारत पे एकाधिकार किया था, अधिकार किया, और भारत उनके कॉलोनी के रूप में, उनके उपनिवेश के रूप में कुछ समय तक रहती है और वह एक नियमित कर के रूप में उसका कर भी अदा करती है, जिसका जो दर थी, जिसका एक रेशियो था, कितना था, 360 टैलेंट मुद्रा। ठीक है, एक जानकारी। और यही बात कहाँ से प्रमाणित हो रही है? यही बात दारा प्रथम के जो 3 महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं, जिनमें कहा जाता है आपका बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। तो बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इनसे भी हमको हखामसी या ईरानी साम्राज्य का भारत में विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। और इन अभिलेखों में भी भारत के लिए हिंद शब्द का ही पहली बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हिंद शब्द का प्रयोग भारत के लिए यही लोग मुख्यतः पहली बार करते हैं। अब आगे समझिएगा, हमने कहा कि जो इसी तरह समझिएगा जो अरबी इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनका नाम था अल-मसूदी ने अरबी में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसीलिए अल-मसूदी को, जिन्होंने किताब लिखा है मुरूर उल जहान, तो अल-मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। अल-मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि देखिए, प्राचीन इतिहास के जन्मदाता का पूछेगा तो हेरोडोटस। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जन्मदाता है लियोपार्ड वान रांके, जो जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय के थे। इनके विचारों को कहा जाता है बर्लिन क्रांति, बर्लिन रिवोल्यूशन, और इनको इतिहास का कोलंबस भी कहा जाता है रांके को, जिन्हें कहा किसने था? लॉर्ड एक्टन ने इनको इतिहास का कोलंबस कहा है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। और लॉर्ड एक्टन का बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। लॉर्ड एक्टन का एक प्रसिद्ध कथन है कि अत्यधिक असंतोष जो है वह क्या करता है? अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। ये कमेंट कई बार पूछा गया है, किसका? लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन ने लियोपार्ड वान रांके को आधुनिक इतिहास का जन्मदाता माना है। तो आधुनिक इतिहास के जन्मदाता पूछेगा तो रांके हो जाएंगे। रांके जो मैंने कहा, तो इनको कहा किसने? लॉर्ड एक्टन ने कहा है, जिनका प्रमुख कथन भी मैंने बता दिया कि अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। और इसी से मिलता जुलता एक और कमेंट है, वह है आपका वह कमेंट है लॉर्ड बेकन का। लॉर्ड बेकन कहते हैं कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। अधिक ठीक है, याद रखिएगा, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। और एक्टन कहता है कि अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। दोनों में मूलभूत यही अंतर है। अगला तो 2 हो गया। और तीसरा याद रखिएगा, इतिहास दर्शन, जो हिस्टोग्राफी है, इतिहास दर्शन के जन्मदाता कहलाते हैं आपके वाल्टेयर। ठीक है, जिनका पूरा नाम है, ठीक है, फ्रांकोआ ऑरुए वाल्टेयर। तो वाल्टेयर ये माने जाते हैं इतिहास दर्शन के जन्मदाता। और वाल्टेयर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे खत, एपिडस, और उनका आपका है लेटर्स ऑन इंग्लिश, और एक उनका ग्रंथ है लुई 16वां का काल, बदनाम चीज़ों को नष्ट करो। और वाल्टेयर का बड़ा फेमस कथन है कि मैं 100 चूहों के स्थान पे एक शेर का शासन अधिक पसंद करता हूँ। किसका कथन है? वाल्टेयर का। ठीक है, और वाल्टेयर का दूसरा बड़ा फेमस कथन है इतिहास पे। वाल्टेयर कहते हैं हिस्ट्री इज अ पैक ऑफ लाइज, वी प्ले ऑन द डेड। कहते हैं इतिहास एक झूठों का पुलिंदा है, ठीक है, जो हम मृत व्यक्तियों पे खेलते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब एक आपको 3 महत्वपूर्ण हो गया, हेरोडोटस, और दूसरा आपको महत्वपूर्ण पता चल गया कि दूसरा आपके हो गए रांके, और तीसरे आपके हो गए लियोपार्ड, और तीसरे हो गए आपके वाल्टेयर। 3 महत्वपूर्ण जानिए। अगला समझिएगा, हेरोडोटस ने अपना इतिहास जहाँ पे खत्म किया, समझिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हेरोडोटस ने जहाँ पे अपना इतिहास खत्म किया, उसके आगे का इतिहास लिखा है थ्यूसिडाइड्स ने। हेरोडोटस ने जहाँ पे अपना इतिहास खत्म किया, उसको आगे लिखा थ्यूसिडाइड्स ने इसको लिखा है। और थ्यूसिडाइड्स ने जहाँ इतिहास खत्म किया, उसके आगे लिखा है जेनाफोन ने। ये तीनों क्रमिक रूप से आते हैं।
याद रखिएगा, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों आपको आपके मुख्यतः क्रमिक रूप से आते हैं। तो हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स और जेनाफोन। थ्यूसिडाइड्स विश्व इतिहास के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने पहली बार विश्व इतिहास में सैनिकों का इतिहास लेखन किया है, इसीलिए इन्हें सैनिकवादी इतिहास लेखन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच होने वाला एक युद्ध है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार। तो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार में इन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है, इसीलिए विश्व इतिहास के प्रथम सैनिकवादी इतिहासकार माने जाते हैं और इनको विश्व इतिहास का प्रथम प्रबोधक इतिहास कहा जाता है, प्रबोधक। ठीक है, तो एक प्रकार से फर्स्ट इनलाइटेंड हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाते हैं। और अगले आते हैं, अगले तीसरे क्रम पे जेनाफोन है, जिनकी चर्चा भी आगे करेंगे। कालिंगवुड जिन्होंने एक बहुत फेमस ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आइडिया ऑफ हिस्ट्री, कालिंगवुड का है। और कालिंगवुड का बड़ा फेमस कथन है कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होता है। कालिंगवुड का कथन है कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होता है। कालिंगवुड, इनके ग्रंथ का नाम है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ये भी कई बार मिलाने को आया है। जो आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, आइडिया ऑफ हिस्ट्री आपको पिछले बार हायर एजुकेशन में पूछा गया था। तो आइडिया ऑफ हिस्ट्री इनका है और व्हाट इज हिस्ट्री है ई.एच. कार का। आइडिया ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने हेरोडोटस के बारे में लिखा है। कहते हैं कि हेरोडोटस भले ही इतिहास का जन्मदाता हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता थ्यूसिडाइड्स है। याद रखिएगा, किसका कथन है? यह कथन है आपका कालिंगवुड का कि हेरोडोटस भले ही इतिहास का जन्मदाता हो सकता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक इतिहास है, ठीक है, उस मनोवैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता थ्यूसिडाइड्स है को माना जाता है। ये याद रखिएगा। और वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक इतिहास लेखन है, जो जो बेसिकली विचारों पर आधारित है, वर्तमान में जो हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज एक नई शाखा का विकास हुआ, इसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज। आपसे पूछेगा हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज के प्रतिपादक कौन हैं? तो हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज, हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज की जो विचारधारा है, यह विचारधारा आपका रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे का है। रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे की विचारधारा है, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज। तो हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज में मुख्यतः हम इतिहास का जो अध्ययन करते हैं, इनके संस्कृतियों का अध्ययन बेसिकली बौद्धिक परिवेश में किए जाने की जो संकल्पना है, बौद्धिकता के परिवेश में इनको जो जानने समझने की प्रक्रिया है, जो विचारों को महत्व देने की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज। ठीक है, तो किसका है? रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे का है। ठीक, अब अगला आते हैं। तो अभी तक आपने हेरोडोटस को देखा। अब हेरोडोटस के पश्चात अगले आते हैं। अगले महत्वपूर्ण जो यूनानी इतिहासकार हैं वे हैं स्काइलैक्स मुख्यतः यूनान में करियंडा के निवासी थे। करियंडा, ठीक है, ये यूनान में मुख्यतः करियंडा के निवासी थे और यह भारतीय इतिहास पे लिखने वाले प्रथम यूनानी इतिहासकार माने जाते हैं। याद रखिएगा, यद्यपि हेरोडोटस ने भारतीय इतिहास पे लिखा है, लेकिन क्या है कि हेरोडोटस ने केवल मुख्यतः जो यूनान का इतिहास लिखा है उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य दिया है, लेकिन भारत के संदर्भ में पूरी तरह से भारत का इतिहास जो लिखा है पहली बार, वे हैं स्काइलैक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्काइलैक्स जो हैं ये बेसिकली प्रथम यूनानी है जिन्होंने भारत के संदर्भ में इतिहास लिखा है। और ये जो पारसिक सम्राट थे, पारसिक सम्राट मतलब हखामसी मतलब फारस मतलब ईरान। तो ईरान, फारस, हखामसी और पारसिक सब एक है। ईरान, फारस, हखामसी और पारसिक सब एक हैं। ईरान में ही एक साम्राज्य है जिसका नाम है हखामसी साम्राज्य। तो स्काइलैक्स का जो वर्णन है, यह वर्णन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यह प्रथम यूनानी इतिहासकार हैं जिसने भारत के संदर्भ में लिखा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह, ठीक है, यह दारा प्रथम का सैनिक था। किसका था? दारा प्रथम मतलब है दायवसु का मतलब है ईरानी सम्राट। तो ईरानी सम्राट दारा प्रथम मैंने चर्चा किया, जिसके 3 अभिलेख मिलते हैं, बेहसतून, पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम, जिसमें इसके अभिलेखों में 23 प्रांतों की चर्चा की गई है, जिसमें 20वां प्रांत हिंद को बताया गया, मतलब भारत को। ठीक है, भारत को बताया गया है और जिसकी पुष्टि कौन कर रहा है? हेरोडोटस अपने हिस्टोरिका में कर रहे हैं। ठीक, अगला समझिएगा।
तो स्काईलैक्स जो हैं ये दारापतम के सैनिक हैं और इन्हें, ठीक है, स्काईलैक्स को, ठीक है, मुख्यतः ये इनका जो वर्णन है यह केवल सिंधु नदी तक सीमित है। तो ये सिंधु नदी से आगे के क्षेत्रों का विस्तार के बारे में नहीं बताते हैं। तो स्काईलैक्स का वर्णन जो है यह बेसिकली सिंधु नदी तक ही स्थित है। कब कहा गया? सिंधु नदी तक इनका स्काईलैक्स का वर्णन जो है वो सीमित है, इससे आगे जानकारी नहीं मिलती। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं हिकेटियस मिलेटस। देखिएगा, अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिकेटस या हिकेटियस मिलेटस। हिकेटियस मिलेटस जो हैं इनका जो वर्णन है यह बेसिकली स्काईलैक्स के वर्णन पे और जो पारसी मतलब हो गया ईरान में जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में अनुश्रुतियां हैं और जनश्रुतियां। तो अनुश्रुति और जनश्रुति का मतलब होता है जो जनता में प्रचलित किस्सा कहानियां हों और जनता में प्रचलित जो बातें हों उनके बेसिकली हम अनुश्रुति और जनश्रुति के बीच रूप में जानते हैं। तो जो पारसिक अनुश्रुतियां हैं और जनश्रुतियां हैं और जो स्काईलैक्स का वर्णन है इसी को आधार बना के हिकेटियस मिलेटियस ने भारत का इतिहास लिखा है और भारत के संदर्भ में इन्होंने मुख्यतः जानकारी दिया है। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका इनके ग्रंथ का नाम है जियोग्राफिका। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। तो जियोग्राफिका किसका है? हिकेटियस मिलेटस का ग्रंथ है। और जियोग्राफिका नाम से आगे 3 लोगों ने और ग्रंथ लिखा, इनको भी देख लीजिए। तो पहले हो गए आपके मिलेटियस, दूसरे कौन है? दूसरे हैं एक जियोग्राफिका लिखा है दूसरे में, पहला आपके मिलेटस, हिकेटस मिलेटस ने पहला ग्रंथ जियोग्राफिका लिखा। दूसरा लिखा टालमी फिलाडेल्फस ने, टालमी फिलाडेल्फस ने। और तीसरा लिखा स्ट्रैबो ने और चौथा लिखा पॉलीबियस ने। ये 4 महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही नाम से जियोग्राफिका नाम से अपनी इतिहास लिखा है। जियोग्राफिका नाम से इन्होंने अपना इतिहास लिखा है, महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, इनमें से, ठीक है, इनमें से जो आपका टॉलमी का ग्रंथ है, टॉलमी फिलाडेल्फस का ग्रंथ है, यह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भी आगे आएंगे टॉलमी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि विश्व इतिहास में जो भौगोलिक खोजों की प्रेरणा मिली, मतलब आपका जो जियोग्राफिकल इन्वेंशंस हुए और जो जियोग्राफिकल्स बहुत सारे ट्रेवलर्स जियोग्राफिकल इन्वेंशन पे निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं। कहा था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में खासकर यूरोपीय इतिहास में यूरोप वालों ने जब रेनेसां की शुरुआत हुई, रेनेसां का मतलब हो गया आपका पुनर्जागरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन लोगों ने जब विश्व के देशों में बाजारीकरण करने के लिए और विश्व के देशों में उपनिवेश स्थापित करने के लिए विश्व के अन्य भागों में अपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने और, ठीक है, अपने लिए एक अलग बाजार की स्थापना करने के लिए जब इन्होंने भौगोलिक खोज की शुरुआत किया तो इसकी मुख्य प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? यह टालमी फिलाडेल्फस के जियोग्राफिका ग्रंथ से मिली थी। याद रखिए, और किसी में बताइएगा। और दूसरा याद रखिएगा, कहा जाता है कि इसी के माध्यम से आगे चलकर इसी के माध्यम से बहुत सारे स्थानों पे यूरोपियों ने पहली बार उपनिवेश स्थापना शुरू किया। एक प्रकार से जो कॉलोनिज्म की प्रक्रिया है उस कॉलोनिज्म की प्रक्रिया को आधार मिला। लेकिन ये भी याद रखिएगा, यूरोप में सबसे जो पहला बस्ती बसाई गई है, ठीक है, वह बस्ती किसने है? वह बस्ती पहली बार कोलंबस ने जब नई दुनिया की खोज किया, जिसे कहते हैं अमेरिका, बाद में कहा गया जिसका नाम हुआ। तो नई दुनिया की खोज में जब कोलंबस गया आपका 1492 में जब वो गया, फिर कोलंबस गया, तो कोलंबस ने जब इसकी खोज किया तो समझिएगा कोलंबस ने एक जगह है उसका नाम है हिस्सानियोला। ठीक है, याद है क्या है जगह? इसका नाम है हिस्सानियोला जो है यह यूरोप में स्थित जगह है जहाँ पे पहली बार
ठीक है। यह कहाँ पे है? यह बेसिकली सॉरी यूरोप नहीं बल्कि कह सकते हैं यह है उत्तरी अमेरिका में, नई दुनिया में। तो हिस्सा नियोला जो जगह है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जहाँ पे पहली बार कोलंबस ने यूरोपीय बस्ती बसाई थी, यूरोपीय बस्ती बसाई थी। और कहा जाता है कि विश्व इतिहास में जो यूरोपीय बस्तियों के स्थापना की शुरुआत हुई, जो यूरोपियन कोलोनिज्म की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जो यूरोपीय आप कह सकते यूरोपियन इम्पीरियलिज्म की प्रक्रिया जहाँ से आई, उसकी शुरुआत हम हिस्सा नियोला मतलब उत्तरी अमेरिका के इसी बस्ती की स्थापना के साथ मानते हैं। तो प्रेरणा किससे दिया? प्रेरणा मिला था आपका टॉमी फिलाडेल्फस के ज्योग्राफिका से, जबकि जो पहली कॉलोनी स्थापित की गई थी वो कोलंबस के द्वारा स्थापित की गई थी, जो आपका उत्तरी अमेरिका के हिस्सा नियोला में स्थापित हुआ था। यहीं से यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रक्रिया की शुरुआत, या यूरोपीय एक प्रकार से कह सकते हैं यूरोपीय कोलोनिज्म की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण आपके 4 लोग हैं जिन्होंने लिखा है। अगला आते हैं, अगले महत्वपूर्ण हैं आपके केसियस या टेसियस। जो केसियस या टेसियस हैं, जो केसियस या टेसियस हैं, ये भी महत्वपूर्ण यूनानी इतिहासकार हैं। केसियस या टेसियस इनका पूरा नाम है। इन्होंने भी एक जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है इंडिका। तो केसियस या टेसियस ने जो ग्रंथ लिखा है उसका भी नाम है इंडिका। तो पहले समझिएगा, इंडिका नाम से 3 लोगों ने ग्रंथ लिखा है। पहले आपके हैं टेसियस या केसियस, दूसरे हैं आपके एरियन, और तीसरे हैं मेगास्थनीज। तो 3 लोगों ने इंडिका नाम से ही ग्रंथ लिखा है, 3 लोगों ने इंडिका नाम से ही ग्रंथ लिखा है। अब जो केसियस या टेसियस हैं, ये पारसिक राजा थे अर्तजर्क्सीज। पारसिक मतलब ईरानी राजा थे अर्तजर्क्सीज, उनके राजवैद्य थे, उनके ये राजवैद्य थे। और इन्होंने जो लिखा बाद में, ठीक है, बाद में इनके ग्रंथों से भी बड़ी प्रेरणा लेकर लोगों ने यूरोपीय खासकर यूनानी इतिहासकारों ने आगे काम किया। और इनका एक दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है पारसिका। इनका एक दूसरा ग्रंथ है नाम है जिसका पारसिका। पारसिका इन्होंने भारत में तलवारों के निर्माण के संदर्भ में जानकारी दिया है। और भारत में इन्होंने, ठीक है, भारतीयों द्वारा निर्मित श्वेत तलवार, सफेद तलवारों की बड़ी प्रशंसा किया है। तो भारत द्वारा निर्मित श्वेत तलवारों के बारे में जानकारी किसने दिया है? केसियस या टेसियस ने दिया है। अगले महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हैं जेनाफोन। जेनाफोन को कहीं कहीं जेनोफोन भी लिखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जेनाफोन या जेनोफोन। जेनाफोन भी पारसिक साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य से संबंधित है। जेनाफोन ने जो पारसिक राजा हैं साइरस को जिसे कहते हैं कुरुस, तो साइरस का इन्होंने जीवनी लिखा है जिसका नाम है साइरोपीडिया। और साइरोपीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है बेसिकली ईरानी इतिहास को जानने का, ईरानी इतिहास को जानने का है। और इससे हमको न केवल ईरानी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि साथ ही साथ ईरान मतलब फारस के इतिहास के साथ साथ हमको एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें साइरस के द्वारा बैक्टीरिया आपका जो मध्य एशिया में स्थित है, बैक्टीरिया के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ भारतीय प्रदेशों के, पश्चिमी भारत के विजय के बारे में यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो दोनों यह महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है। और वहाँ से लेकर जो हिंद महासागर है, जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ तक के जानकारी हमको इस ग्रंथ से, जेनाफोन के ग्रंथ से मिल रही है। जेनाफोन ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं आपको मिलाने का सकता है। तो जेनाफोन का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे फेमस इनका ग्रंथ है, वह है आपका साइरोपीडिया। साइरोपीडिया एक ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है इनका हेलेनिका। तीसरा ग्रंथ इनका महत्वपूर्ण है वह आपका है एनाबेसिस। चौथा बैंक्विट। तो एक हो गया आपका एनाबेसिस, फिर हो गया बैंक्विट, इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स, और एक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेमोरेबेलिया। मेमोरेबेलिया, ठीक है, मेमोरेबेलिया, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण कई ग्रंथ लिखे जिनमें साइलोपीडिया महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, और जो इनका महत्वपूर्ण एक अन्य ग्रंथ है मेमोरेबेलिया, इसमें बेसिकली सुकरात का इतिहास हमको मिलता है, और इस ग्रंथ में हमको सुकरात का जीवन वृत्त मिलता है। याद रखिएगा, मेमोरेबेलिया में सुकरात का जीवन वृत्त मिलता है, जबकि सुकरात का आप इतिहास पढ़े होंगे, सुकरात पे अभियोग लगा के बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो सुकरात के ऊपर जो अभियोग लगाया गया है और उनके अभियोगों की चर्चा जो लंबी की गई है वो कहाँ मिलती है? वो हमको प्लेटो के ग्रंथ मिलती है। प्लेटो ने ग्रंथ लिखा है रिपब्लिक, और दूसरा ग्रंथ लिखा है एपॉलजी। जो उनका एपॉलजी है, एपॉलजी का मतलब होता है एप्लाइज, एप्लाइज का मतलब होता है माफ करना, ठीक है। तो जो माफी वाली ग्रंथ इनकी है प्लेटो का, तो प्लेटो के एपॉलजी में APOLOGY एपॉलजी, तो प्लेटो के एपॉलजी में हमको सुकरात के ऊपर चलाए गए अभियोगों की चर्चा होती है। सुकरात के ऊपर चलाए गए अभियोगों के ऊपर विस्तृत विचार किसने दिया है? यह दिया है प्लेटो ने, ठीक है। और प्लेटो का मूल अर्थ होता है अफलातून। प्लेटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अफलातून। और जाटों का इतिहास पढ़ते होंगे तो जाटों के जो शासक हैं सूरजमल, ठीक है, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहता है। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहता है, ठीक। तो अब ये तो जो महत्वपूर्ण इतिहासकार आपके हुए, ठीक है, इनमें तीन का क्रम जरूर याद रखिएगा। हेरोडोटस ने जहां इतिहास खत्म किया वहां थ्यूसिडाइड्स ने लिखा, और थ्यूसिडाइड्स ने जहां इतिहास खत्म किया वहां पे जेनाफोन ने शुरू किया। जैसे मैंने मध्यकाल में बताया था, जहां पे मिनहाज सिराज ने अपना इतिहास खत्म किया वहां से जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास लिखा, और जहां जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास खत्म किया उसी कार्य को आगे बढ़ाया शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही में। अब आते हैं अगले जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, खासकर जो सिकंदर के समकालीन हैं, उनमें कौन है? उनमें सबसे पहले आते हैं आपके नियार्कस। उनमें आते हैं आपके नियार्कस। स्रोतों पे जितना डीपली आपको पढ़ा रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जितना किताब आप ढूंढ आइए, इसको बार बार पढ़िएगा, इससे आपका पूरे इतिहास पे कमांड हो जाएगा। तो अब अगले क्रम पे आ जाइएगा। नियार्कस सिकंदर के समकालीन हैं, सिकंदर के कंटेम्परेरी हैं, सिकंदर के साथ वाले हैं लोग, ठीक है। तो कुछ सिकंदर के समकालीन हैं, कुछ सिकंदर के थोड़े बाद आए होंगे, कुछ सिकंदर के साथ आने वाले हैं, ऐसे हैं। नियार्कस जो है वह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। पूछेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में या विद्वानों में या विदेशी यात्रियों में कौन सिकंदर के जलयानों का, ठीक है, एडमिरल था? तो नियार्कस जो है वह सिकंदर के जलयानों का जो जलयान था उसका एडमिरल था, उसके जहाजी बेड़े का। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोटस के नाम से उल्लेखित किया है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछता है, और ये आप अगर उठा के इतिहास देखिएगा तो क्वेश्चन कई बार आपको पूछा भी है, ठीक। अभी हम इसकी चर्चा आगे करते हैं, क्योंकि अभी कई लोगों ने चर्चा किया है, चाहे अभी प्लूटार्क भी हैं, हाँ, एरियन भी हैं, इसके बाद आपका स्ट्रैबो भी हैं, मेगास्थनीज है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा क्रम बता देते हैं कैसे आपको उसको समझना है। तो जो नियार्कस का वर्णन है, या नियार्कस का वर्णन क्या करता है कि भारत के बारे में कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, एक तो नियार्कस ने भारत में सामूहिक खेती की बात किया है। नियार्कस ने उल्लेख किया है कि भारतीय सामूहिक खेती करते हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि भारतीय श्वेत जूते पहनते हैं, सफ़ेद रंग के जूते पहनते हैं। तो मतलब एक तो भारतीय पहनावे वेशभूषा के बारे में जानकारी मिलती है, और भारतीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत इसमें हमको क्या जानकारी मिल रही? इसमें हमको एक तो जो दूसरी जानकारी है वह आपका सामूहिक खेती के बारे में हमको नियार्कस से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। और अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अरिस्टोब्यूलस। अरिस्टोब्यूलस ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वार। हिस्ट्री ऑफ वार ये सिकंदर के साथ आया था, हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है। तो अरिस्टोब्यूलस जो हैं ये क्या लिखे हैं? हिस्ट्री ऑफ वार।
तो युद्धों का इतिहास इनका है। हिस्ट्री ऑफ वार अरिस्टोब्यूलस का है, सिकंदर के साथ आया था। तो सिकंदर के समय के बारे में इसने महत्वपूर्ण जानकारी आपका दिया है। और अगले जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी फेमस है, ये है आनेसिक्टिस। आनेसिक्टिस या आनेसिक्टिस जो हैं ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये सिकंदर की जीवनीकार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सिकंदर की जीवनीकार हैं। ये भी जहाजी बेड़े के पायलट ही थे, ये भी जहाजी बेड़े के पायलट थे। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है सिकंदर की जीवनी। ठीक है, इनका ग्रंथ है आपका सिकंदर की जीवनी। तो आनेसिक्टिस का ग्रंथ है सिकंदर की जीवनी। आनेसिक्टिस का ग्रंथ हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह क्या थे, यह जहाजी बेड़े के भी पायलट हैं। और इनका जो मुख्य उल्लेख यह मिलता है कि सिकंदर ने इनको भारतीय दार्शनिकों और चिंतकों से बात करने के लिए नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन सिविल में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित यात्रियों में किसे सिकंदर ने भारतीय विद्वानों और भारतीय दार्शनिकों से बात करने के लिए और उनके गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए भेजा था। तो आपका आंसर हो जाएगा आनेसिक्टिस। ठीक है, दार्शनिकों से बात करने के लिए भेजा। पूछेगा कहाँ के दार्शनिक, तो याद रखिएगा तक्षशिला के। तो तक्षशिला के दार्शनिकों से बात करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, तक्षशिला। दो दार्शनिकों का महत्वपूर्ण उल्लेख हमको मिलता है सिकंदर के समय में। ठीक है, उसमें से एक तो आपके हैं मंडन और दूसरे हैं कल्याण। कहा जाता है कि सिकंदर दो लोगों से मिला था, एक मंडन और दूसरे कल्याण से मिला था, उनसे वार्तालाप भी किया था। लेकिन आगे कहा जाता है कि मंडन को सिकंदर ने अपने दरबार बुलाया। मंडन को सिकंदर ने अपने दरबार बुलाया, लेकिन मंडन जो थे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने, उनका बड़ा फेमस कथन आ सकता है, उन्होंने कहा कि सिकंदर मेरा सर काट सकता है, सिकंदर मेरा सर काट सकता है, लेकिन मेरे आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। सिकंदर मेरा सर काट सकता है, लेकिन मेरे आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है। तो यह उल्लेख कौन कर रहा है, यह उल्लेख जो है वो हमको ये सब जानकारियाँ आनेसिक्टिस से मिला है। और यह कथन किसका था, मंडन का था। तो मंडन और कल्याण नामक दो लोगों से सिकंदर की मुलाकात का उल्लेख मिलता है, लेकिन दरबार में जो बुलाने का उल्लेख है उसमें मंडन ने मना कर दिया। यह भी आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। अगला समझिएगा, सिकंदर की जो जीवनी है, मैंने कहा शुरू में तो आनेसिक्टिस ने लिखा, आगे चलकर सिकंदर का जो आधुनिक काल में जीवनी लिखा गया उसके महत्वपूर्ण जीवनीकार हैं। इनका नाम है फिलिप फ्रीमैन। फिलिप फ्रीमैन ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द, ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है यह किसका है, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपका फिलिप फ्रीमैन ने लिखा है। फिलिप फ्रीमैन ने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु जो हैं वह सिकंदर के अभिभावक रहे हैं, सिकंदर के संरक्षक रहे हैं, सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। जबकि सिकंदर के जो शिक्षक थे उनका नाम क्या है, सिकंदर के जो शिक्षक हैं उनका नाम है लियोनिडस। सिकंदर के शिक्षक का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लियोनिडस। सिकंदर के शिक्षक हैं लियोनिडस, और सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जो उनके संरक्षक कहे जा सकते हैं, वे हैं आपके अरस्तु। अरस्तु ने, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि अकबर के संरक्षक जो हैं वे बैरम खान हैं, लेकिन अकबर के गुरु कौन हैं, अकबर को जो शिक्षा दिया है मोहम्मद लतीफ़ ने। मोहम्मद लतीफ़ अकबर के गुरु हैं और अकबर के संरक्षक हैं बैरम खान। वैसे याद रखिए लियोनिडस जो हैं वह सिकंदर के गुरु हैं, सिकंदर के टीचर हैं, जबकि अरस्तु उनके संरक्षक हैं, उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। अरस्तु ने सिकंदर के लिए जो फेमस ग्रंथ लिखा वह एक फेमस है, उसका नाम है आन किंगशिप। ठीक है, उनका फेमस ग्रंथ है अरस्तु का जो सिकंदर के लिए लिखा गया है। पहला है आन किंगशिप, मतलब राजत्व सिद्धांत लिखे आन किंगशिप। और अगला जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ग्रंथ लिखा है कंसर्निंग द कॉलोनीज। CONCERNING, कंसर्निंग द कॉलोनीज। तो जो कॉलोनीज COLONIES, तो कंसर्निंग द कॉलोनीज, यह भी ग्रंथ किसका है, अरस्तु का ग्रंथ है। यह दोनों ग्रंथ का जो लिखा गया है बेसिकली सिकंदर के लिए लिखा गया है।
और अरस्तु का जो एक फेमस सिद्धांत था उसे कहते हैं थियोरी ऑफ गोल्डन मीन। क्या कहते हैं? थियोरी ऑफ गोल्डन मीन। तो स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का। गोल्डन मीन थियोरी, गोल्डन मीन स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत किसका है? ये आपका है अरस्तु का। और महात्मा बुद्ध का सिद्धांत जो है इसे कहते हैं थियोरी ऑफ मिडल मीन, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। तो बुद्ध ने मिडिल मीन का सिद्धांत दिया, अरस्तु ने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। ठीक, तो ये तो अभी हम लोग इस पे अभी चल रहे हैं। अगले आ जाइएगा। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनमें से आइए, एक है कर्टियस। कर्टियस जो हैं, यद्यप कर्टियस का जो एग्जैक्ट कालखंड है वो पता नहीं है क्लियर, ठीक है, लेकिन कर्टियस का जो वर्णन है वह सिकंदर के युद्धों, पोरस के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो उनके एक प्रकार से इनका वर्णन भी उनके समकालीन वर्णन माना सकता है। कर्टियस ने हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा है। हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट किसका है? कर्टियस का है। कर्टियस का पूरा नाम है कर्टियस रूफस। कर्टियस रूफस। तो जो कर्टियस रूफस हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा है। इन्होंने सिकंदर और पोरस के युद्ध की चर्चा किया है, और सिकंदर और पोरस के युद्ध की चर्चा करते समय लिखते हैं कि पोरस की सेना हेराक्लीस की मूर्ति को सामने रख कर युद्ध की है। यार किसका वर्णन है? यह वर्णन आपका कर्टियस का है। कर्टियस कहता है कि सिकंदर की पोरस की सेना ने हेराक्लीस की मूर्ति को सामने रख कर युद्ध किया। तो हेराक्लीस का याद कीजिएगा, मेगास्थनीज कहता है कि मेगास्थनीज ने हेराक्लीस मतलब भगवान कृष्ण को हेराक्लीस कहा है, और भगवान शिव को डियानिसस कहा है। तो डियानिसस का मतलब होता है भगवान शिव, और हेराक्लीस का मतलब होता है भगवान कृष्ण। और यहाँ पे कर्टियस कह रहा है कि सिकंदर के एक से युद्ध के समय पोरस की सेना ने हेराक्लीस की मूर्ति को सामने रख कर युद्ध किया है। आगे वह कर्ण कहता है, जब अश्वकों से युद्ध हुआ तो जिसे कहते हैं अस्केनस, अश्वकों से युद्ध के दौरान भारतीय इतिहास में पहली बार हमको उल्लेख मिलता है कि जब युद्धों में महिलाओं और बच्चों का, ठीक है, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया गया। इसीलिए तो जो अशोकों से युद्ध हुआ, अशोकों से युद्ध के दौरान जब उनके शासक लोग हार गए तो कहा जाता है उन लोगों ने संधि कर लिया। उन लोगों ने सिकंदर से संधि कर लिया अशोकों ने, लेकिन सिकंदर ने क्या किया कि संधि की अवहेलना कर दिया। और संधि की अवहेलना करके सिकंदर ने वहाँ पे कत्लेआम कर दिया, जिसमें कई बच्चे और कई महिलाओं का कत्लेआम किया गया। इसीलिए सिकंदर के इतिहास के संदर्भ में सिकंदर के ऊपर यह बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है अस्केनस से किया गया युद्ध। और आगे चलकर डियोडोरस जब आते हैं, डियोडोरस और प्लूटार्क ने इसीलिए इस युद्ध को सिकंदर के ऊपर एक धब्बा के रूप में देखा है, और इससे सिकंदर की जो सिकंदर का महिमा मंडन है वह इससे कमजोर हो जाता है। इसका उल्लेख हमको मिलता है। कर्टियस कहता है सिकंदर जो यहाँ की रानी थी, जिसका नाम है क्लियोफिस, यहाँ की रानी जो थी अशोकों की, इसका नाम है क्लियोफिस, इसकी रानी के ऊपर आसक्त हो गए। और इस रानी को कहते हैं बाद में इस रानी से सिकंदर को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर। इस रानी से सिकंदर को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर रखा गया। और यही कर्टियस कहता है इस रानी का, जिसका नाम था क्लियोफिस, इस रानी को वो प्रोस्टिट्यूट क्वीन कहता है। इस रानी को वो प्रोस्टिट्यूट क्वीन कहता है, ठीक है। तो इसका वर्णन कौन करता है? तो रानी को प्रोस्टिट्यूट क्वीन कहा है कर्टियस ने, अधिक है। तो अशोकों में पहली बार सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पे बच्चों और महिलाओं का नरसंहार हुआ है। इस संधि समझौते की अवहेलना सिकंदर ने कर दिया है। और यही अगला आक्रमण जो सिकंदर का होता है, जो अर्जुनायन के खिलाफ हुआ। अर्जुनायन के समय पहली बार जब वहाँ के पुरुष हार गए तो वहाँ की महिलाओं ने अग्नि में कूद के आत्महत्या कर लिया। तो भारतीय इतिहास में जौहर प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख, सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वो हमको सिकंदर के इसी आक्रमण के समय अर्जुनायन नामक जनजाति के अंतर्गत मिलता है। तो जौहर प्रथा का प्राचीनतम काल यहीं पे मिलता है। और जौहर प्रथा का जो विस्तृत उल्लेख मिलता है वह रानी पद्मिनी के समय में मिलता है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पद्मिनी साका में मिलता है। और इसका वर्णन बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में किया है, ठीक है। तो फारसी में जौहर प्रथा का वर्णन करने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। तो ये कर्टियस के बारे में उल्लेख है।
अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस हैं, ठीक है। तो उनमें एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगले हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सिकंदर के परवर्ती इतिहासकारों में, परवर्ती मतलब था सिकंदर के बाद, ठीक है, लेटर अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस। तो जो लेटर अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस हैं उन हिस्टोरियंस में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उल्लेखनीय हैं तो वे आपके हैं मेगास्थनीज। याद रखिएगा, तो मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। मेगास्थनीज आपको पता है कि सिकंदर के पश्चात जब सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर विश्व इतिहास के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार 3 अलग अलग महादेशों में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, सिकंदर पहले महान ऐसे व्यक्तित्व हैं, ठीक है, तो जिनकी मृत्यु आपकी बेबीलोनिया में हुई है, और ठीक है, इनका जन्म इनका यूनान में हुआ है और इनका अंतिम संस्कार आपका मिस्र में हुआ है। तो याद देखिएगा, 3 अलग अलग महादेशों में से संबंधित व्यक्तित्व जो हैं वे कौन है? 3 अलग अलग महादेशों से संबंधित व्यक्तित्व का नाम है आपका सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेगास्थनीज जो है सिकंदर के मृत्यु के पश्चात, जब सिकंदर के राज्यों का बंटवारा हुआ तो सिकंदर के जो क्षेत्र, बीजी क्षेत्र थे, आपको पता होगा, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 2 महत्वपूर्ण संधि हुई, जिसमें से एक संधि थी बेबीलोन की संधि, ठीक है, और दूसरी संधि थी ट्रिपरैंडिस की संधि। इन दोनों संधियों के माध्यम से, एक 23 में हुई है 323 में, दूसरा हुआ 321 में। इन दोनों संधियों के माध्यम से क्या हुआ, सिकंदर के साम्राज्य का बंटवारा कर दिया गया, और जिसमें बैक्ट्रिया का जो प्रांत है, बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको प्रदान कर दिया गया सेल्यूकस को। तो बैक्ट्रिया का क्षेत्र जब इनको प्राप्त हो गया तो वहीं से भारतीय क्षेत्रों पर इन्होंने अपने अधिकार का दावा किया और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में पराजित होने के बाद, ठीक है, इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात, ठीक है, जो भी समझौता हुआ उसके पश्चात इन्हीं का एक राजदूत आता है मेगास्थनीज भारत में। तो आता है कब? 302 में, 302 ईसा पूर्व 302 बीसी में आता है और 299 बीसी तक भारत में रहता है, ठीक है। इसके बाद मेगास्थनीज जो हैं, मेगास्थनीज ने जो भारत के बारे में देखा, समझा, जो लिखा, वह किस ग्रंथ में लिखा? वह लिखा आपके इंडिका में। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, और मेगास्थनीज के साथ साथ 2 लोगों ने और इंडिका लिखा। एक आपके हैं एरियन और दूसरा आपके हैं केसियस या टेसियस। तो 3 लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा। मेगास्थनीज की जो इंडिका है मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है, यह ग्रंथ जो लिखा गया मूल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर मेगास्थनीज के आधार पे 6 लोगों ने इनको आधार बना के अपना इतिहास लिखा। इन्हीं के उल्लेखों में, डिस्क्रिप्शंस में बार बार इंडिका और मेगास्थनीज के कंसर्न दिए गए हैं, इनके महत्वपूर्ण बातों को दिया गया है। इन्हीं सब बातों को, ठीक है, आगे चल के तो ये 6 प्रमुख व्यक्ति कौन है? स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। तो 6 लोगों ने सिकंदर के आधार पर लिखा है। तो अब कोई भी वर्णन जो पहले मेगास्थनीज ने किया हो और बाद में अगर इन लोगों ने किया है, तो जब ऑप्शन आएगा तो पहला आंसर मेगास्थनीज होगा, अब ये 6 लोगों ने जो इतिहास लिखा, इन 6 में जो बातें इन लोगों ने इनके बारे में बताई, इन सभी बातों को आगे चलकर डॉक्टर स्वानबेक ने इनको संकलित किया, इनको कंपोज किया। किसने किया? स्वानबेक ने, ठीक है। तो डॉक्टर स्वानबेक ने क्या किया, इनको सभी को 1846 में इन सभी को डॉक्टर स्वानबेक ने कंपोज किया, और इनका अंग्रेजी अनुवाद किया 1891 में मैकिंडल महोदय ने इन सबका बाद में चल के अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, ठीक है। तो इनके अंग्रेजी अनुवादक कौन है? मैकिंडल महोदय हैं। अंग्रेजी अनुवाद की चर्चा हम लंबा बाद में करेंगे, सबका डिटेल आपको बताएंगे जब हम पहुंचेंगे। चीनी यात्रियों में फाहियान और
ठीक है, फाहियान, इसिंग और भेनसांग पहुंचेंगे तो आपके जितने भी ग्रंथ हैं, किन किन ग्रंथों का किसने अनुवाद किया एक साथ बता देंगे, कई बार पूछा जाता है। फाहियान के अंग्रेजी अनुवादक हैं जेम्स लेगे। फाहियान किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया जेम्स लेगे ने, और भेनसांग की किताब का अनुवाद किया है सैमुअल बिल ने, और अरबनिक किताब का अनुवाद किया है आपका सचाऊ ने, अर्थशास्त्र का अनुवाद किया है आपके जॉली ने। इसिंग का अनुवाद किया है, क्वेश्चन पिछली बार हार्ड पूछा है, उसका नाम है वो है तुक्कुसु, ठीक है, उनका नाम है तुक्कुसु ने किया है इसिंग की किताब का अंग्रेजी अनुवाद। तो ऐसे ही सबके अनुवादक हैं। हाँ, और भेनसांग की किताब का अंग्रेजी अनुवाद किया है सैमुअल बिल ने। तो हम उनकी चर्चा आगे करेंगे, तो आपको बता देंगे कि इनकी किताबों के नाम क्या हैं। तो मैकिंडल महोदय ने आगे चलकर इनको संकलित किया। अब याद रखिएगा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जो भी मेगास्थनीज से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है, याद रखिएगा कि मेगास्थनीज ने भी कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं उल्लिखित किया है, और न तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। लेकिन मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? सैंड्रोकोटस के नाम पे। किस पे? सैंड्रोकोटस के नाम से। यह क्वेश्चन भी कई बार आया है कि किन किन इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। अब समझिएगा पहले आप, तो पहले नंबर पे हो गए आपके मेगास्थनीज, दूसरे पे हो गए आपके स्ट्रैबो, तीसरे पे आपके हो गए प्लूटार्क, ठीक है प्लूटार्क, चौथे पे आपके हो गए आपके एरियन, ठीक है एरियन, और फिर जस्टिन। तो एरियन और फिर जस्टिन, इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस लिखा है। ये भी आता है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, सैंड्रोकोटस इन लोगों ने लिखा है। जबकि याद रखिएगा अगला कि नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोप्टस लिखा है। नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्टस भी कहीं लिखते, कहीं कोप्टस भी लिखे, याद रखिएगा सैंड्रोकोट्टस या कोप्टस कहा है। तो सैंड्रोकोट्टस किसने कहा है? नियार्कस ने, और सैंड्रोकोटस इन लोगों ने कहा है। जबकि एपियानस ने, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस लिखा है। एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस लिखा है, एंड्रोकोटस लिखा है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सैंड्रोकोटस किसने कहा है, या प्लूटार्क ने क्या कहा है? जैसे समय प्लूटार्क कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारतीयों ने यूनानी दास्ता, ठीक है यूनानी दास्ता का जुगा निकाल के फेंक दिया, अपने को स्वतंत्र कर दिया, और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता था सैंड्रोकोटस। प्लूटार्क कहता है इस स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन है? सैंड्रोकोटस। तो ऐसे उल्लेख भी आएगा, तो अभी हम इसकी और चर्चा करेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, इनमें क्या माइनर मिस्टेक डिफरेंसेस हैं इनको भी आप याद रखिएगा। अगला ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में मैंने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, लेकिन इनमें कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की चर्चा नहीं हो रही। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन सैंड्रोकोटस का हो रहा है। और कई ऐसे उल्लेख हैं जो कि हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होते हैं, और उनकी पुष्टि मेगास्थनीज से हो जा रही है। जैसे कौटिल्य कहता है अपने अर्थशास्त्र में कि राजा को अपनी अंगरक्षक सेना महिलाओं की रखनी चाहिए, और मेगास्थनीज कहता है कि सैंड्रोकोटस की जो अंगरक्षक सेना है वो महिलाओं की है, ठीक है वह महिलाओं की है। आगे समझिएगा, तो ये हमको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इसी तहत, ठीक है इसी के तहत जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, उन प्रशासन के बहुत सारे अंगों की जानकारी हमको मेगास्थनीज से प्राप्त हो रही है, ठीक है। चाहे नगर प्रशासक को मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है, नगर प्रशासक को इन्होंने एग्रोनोमोई कहा है, और पाटलिपुत्र को उन्होंने पालिब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पालिब्रोथा। पाटलिपुत्र को इसने पालिब्रोथा कहा है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और पाटलिपुत्र में इसने 6 प्रकार की समितियों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 सदस्यों के द्वारा, ठीक है इसका क्रियाकलाप, इसका क्रियान्वयन किया जाता था। अगले महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेगास्थनीज से हमको भारतीय इतिहास के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में, और उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में,
और खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्णन हैं जो वर्णन हमको अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगते हैं। शायद गलती बस मेगास्थनीज यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाया, उसे वर्णित कर दिया। जैसे एक वर्णन महत्वपूर्ण है कि जो कई बार पूछा भी गया कंपटीशन में कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज का कथन है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ठीक है, जबकि आपको पता है कि भारत में दास प्रथा अतीत काल से है, जिसकी जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे अगर देखें तो हमको मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हो रही है। हाँ, और जबकि ऋग्वेद में बार बार आपका दास दस्यु शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज इनको नहीं समझ पा रहा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में खुद 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, और जातक ग्रंथों में दासों के बारे में जानकारी मिलती है, दासियों के बारे में जानकारी मिलती है, देवदासियों के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि देवदासी प्रथा का जो पहला साहित्यिक स्रोत है वह है पद्म पुराण। देवदासी प्रथा का पहला शासक को कहाँ मिलता है? पद्म पुराण में मिलता है। और देवदासी प्रथा का पहला अभिलेखित वर्णन हमको कहाँ मिलता है? रामगढ़ की गुफाओं से, जो बनारस से थोड़ी दूर पे स्थित है रामगढ़ की गुफाएं। तो अब समझिएगा, तो मेगास्थनीज एक तो यह कह रहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, दूसरा कह रहा है कि भारत में सती प्रथा नहीं है, कह रहा है कि भारत में पर्दा प्रथा नहीं है। हाँ, अगला कह रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ती। ये सब पूछेगा किसी का कि मेगास्थनीज के वर्णन के संदर्भ में कौन गलत है कौन नहीं, तो याद रखिए, कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत में सती प्रथा नहीं है, ठीक है, और आगे का भारत में पर्दा प्रथा नहीं है, और आगे कह रहा है कि भारतीय लेखन कला नहीं जानते, भारतीय लेखन कला नहीं जानते हैं। तो इसका वर्णन भी आपको मेगास्थनीज कर रहा है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, आगे वो चर्चा करता है कि तो लेखन कला हो गया, अकाल हो गया, सब हो गया। आगे वो कहता है भारत में वह कुल 7 जातियों का उल्लेख करता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2 प्रकार के भारत में दार्शनिकों की चर्चा करता है, एक है ब्राह्मण, दूसरे हैं शर्मन। तो 7 जातियों का उल्लेख, 2 प्रकार के दार्शनिकों का उल्लेख करता है, और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में वह भगवान कृष्ण को हेराक्लीस कहता है, और भगवान शिव को डियानिसस, ठीक है, डियानिसस, कहीं कहीं डायोनिसस भी लिख के आएगा, तो डायोनिसस कहता है। और आगे इसका जो महत्व, यह पांड्य देश के बारे में जानकारी देता है, और पांड्यों की जो रानी हैं, जो पांड्य शासक की रानी हैं, उनको हेराक्लीस की पुत्री कहता है। तो पांड्य जो शासिका है, महिला शासिका थी वहाँ की, उसको कहा है हेराक्लीस की पुत्री, मतलब भगवान कृष्ण की पुत्री कहा है। और वह चर्चा करता है सिकंदर से पहले, याद रखिएगा, वह कहता है कि सिकंदर से पहले भारतीय इतिहास में लगभग 153-54 राजा हुए हैं। सिकंदर से पहले भारतीय इतिहास में कुल लगभग 153-54 राजा हुए हैं, जिन्होंने लगभग 6451 वर्ष तक राज्य किया है। तो भारत में पूछेगा कभी कि भारत में मेगास्थनीज ने कितने राजाओं का वर्णन किया है, तो 153, ठीक है। तो 153-54 तक आप डैश करके लिख लीजिएगा। 153-54 भारतीय राजाओं की चर्चा किसने किया है? मेगास्थनीज ने। और वह भारत में कुल मिला के 58 नदियों की चर्चा करता है। 58 आएगा जरूर, 100% याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पिछली बार क्वेश्चन आया था हार में कि वेन्सांग ने अशोक के कितने स्तंभों को देखा था, ठीक है, तो 15 स्तंभों को देखा था, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे याद रखिएगा, तो यह भारत में 58 नदियों की चर्चा करता है, लेकिन दक्षिण भारत की एक भी नदी की चर्चा नहीं किया है, दक्षिण भारत की एक भी नदी की चर्चा नहीं करता है। और जो नदियों की चर्चा करता है उसमें वह यमुना नदी को जोबोरेस कहता है। यमुना नदी क्या कहता है? जोबोरेस। यमुना नदी का नाम है जोबोरेस। और यमुना के संदर्भ में कालिदास कहते हैं कि जब यमुना की लहरों में, ठीक है, जब यमुना की लहरें हिलोरे मारती हैं तो गंगा जो होती है वो अपनी दिशा दक्षिण से पूरब की ओर कर लेती हैं। आगे चलिए, अगला महत्वपूर्ण जिनका वर्णन है वह है आपका, यह भारत में, ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण वर्णन करता है। यह कहता है कि भारत में जो सोने की खान है, भारत में सोने की खान दर्दिस्तान में पाया जाता है। अब पूछेगा दर्दिस्तान कहाँ है, जो मेगास्थनीज ने वर्णन किया है, इसका नाम है दर्दिस्तान, इसका नाम है
आपका याद रखिएगा दर्दिस्तान। तो कहता है कि भारत में जो सोने की खानें हैं वह दर्दिस्तान में पाई जाती हैं। और दर्दिस्तान कहाँ स्थित है? यह कश्मीर में स्थित है। और कह रहा है कि ये जो यहाँ पे सोना निकालने का काम करती हैं, यह बड़ी विशाल प्रकार की चींटियाँ होती हैं। ये बड़ी विशाल प्रकार की चींटियाँ होती हैं जो यहाँ पे सोने का खनन करती हैं। और ठीक है, ये बात करता है। और आगे चल के इन चींटियों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं हेरोडोटस। आगे चल के इन चींटियों का विस्तार से वर्णन किसने किया है? आपका हेरोडोटस ने इनका विस्तार से वर्णन किया है। और यहाँ से समझिएगा, मतलब इनके वर्णन वहां पे मिला है। और दूसरा आगे चल के एरियन, ठीक है, जो हेरोडोटस का वर्णन है, ठीक है, उस वर्णन में सॉरी हेरोडोटस नहीं बल्कि स्ट्रैबो का जो वर्णन है, स्ट्रैबो का जो वर्णन है वह हमको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में वो भी आगे बताता है विस्तार से। और इनको कुत्ते के जैसा बताता है, मतलब ये जो जानवर चींटियाँ थी वो कुत्ते जैसी हैं। जबकि आगे एरियन कहता है, एरियन इसको और आगे बढ़ा कहता है, एरियन कहता है कि इन चींटियों की जो खाल होती हैं ये तेजुओं की तरह है, यह तेजुओं की खाल की तरह है। तो ऐसा लगता है कि दर्दिस्तान में जहाँ स्वर्ण खनन होता होगा, शायद में भी कुछ ऐसे जानवर वहाँ पाए जाते होंगे जो ज़मीन के अंदर रहते होंगे, जो ज़मीन को वो क्या करते होंगे, चालते होंगे, ज़मीन को धीरे धीरे ज़मीन में वो जो मुख्यतः एक प्रकार का जो खनन की प्रक्रिया है उनके द्वारा की जाती होगी, ठीक है। तो उसी को उसने क्या किया, सोच लिया कि यह खनन करने वाला कोई नियुक्त जानवर है, ठीक है। तो ऐसे कोई जानवर रहे होंगे जिनकी चर्चा उसने किया है, मे बी, तो एग्जैक्टली वो बता नहीं पाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एरियन का वर्णन इसके संदर्भ में हमको प्राप्त होता है। अगला समझिएगा, आगे है कि मेगास्थनीज ने भारतीय शासन प्रशासन की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया ही है। साथ ही साथ मेगास्थनीज से भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता के बारे में भी हमको जानकारी मिल रही है। और मेगास्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है पाटलिपुत्र का, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है उस राजप्रसाद का भी चर्चा किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की चर्चा कर रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की चर्चा करते समय यह कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है यह सूसा और एकबतना के राजप्रसादों से बड़ा है। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रारंभिक वर्णन मिला है हमको कहाँ मिला है, इसका प्रारंभिक वर्णन जो है यह हमको कहाँ मिला है, यह मिल रहा है हमको मेगास्थनीज के वर्णन से, कि मेगास्थनीज ने सूसा और एकबतना जो है आपके ईरान में पाए जाने वाले राजप्रसाद हैं जो ईरानी सम्राट के हैं। तो सूसा और एकबतना से तुलना पहली बार किसने किया है, तुलना पहली बार पूछेगा तो मेगास्थनीज ने किया है। लेकिन आगे चलकर इसी राजप्रसाद की व्यापक चर्चा करते हुए एरियन कहता है, एरियन ने भी इसकी तुलना सूसा और एकबतना से किया है। तो कई बार जब ऑप्शन आता है तो उसमें मेगास्थनीज आंसर नहीं होते हैं, तो आपका मेगास्थनीज अगर ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर होगा एरियन। लेकिन अगर पहली बार पूछेगा किसने वर्णन किया है और ऑप्शन में अगर मेगास्थनीज है तो पहले मेगास्थनीज आएंगे, फिर विस्तार से इसका वर्णन किया है एरियन ने, ठीक है। तो सूसा एकबतना का जो उल्लेख है वो हमको इस तरह से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को हमको मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त ने लिखा, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को सुगांग लिखा गया है। सुगांग, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को सुगांग कहा गया, सुगांग, ठीक। और राजप्रसाद की चर्चा कौन कर रहा है, दो लोग कर रहे हैं, एक मेगास्थनीज कर रहा है, दूसरा एरियन कर रहे हैं। और आगे चल के अगर फाहियान का वर्णन देखिए तो फाहियान ने अशोक के राजप्रसाद की चर्चा किया है। और अशोक के राजप्रसाद की चर्चा करते समय कहता है कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित न होकर यह दैत्य निर्मित है, यह देवताओं के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो फाहियान ने जो वर्णन किया है वह अशोक का है, फाहियान ने जो वर्णन किया है वह अशोक का राजप्रसाद है। लेकिन मेगास्थनीज ने और एरियन ने जो वर्णन किया है वह पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। और इसी का वर्णन आपको कहाँ हो रहा है, मुद्रा राक्षस में भी प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो ये आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए आपके मेगास्थनीज। अब समझिएगा कि मेगास्थनीज का जो वर्णन है, इसी वर्णन को आगे आधार बनाकर
इसी वर्णन को आगे आधार बना के 6 लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनमें आपके आते हैं स्ट्रैबो, डियोडोरस, और उसके बाद आपके आते हैं प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। इन लोगों ने इन्हीं को आधार बना के अपना इतिहास लेखन किया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आ रहे हैं वे आपके महत्वपूर्ण हैं। पहले नंबर पे है स्ट्रैबो। मैंने चर्चा किया कि स्ट्रैबो ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। स्ट्रैबो ने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ में जो जियोग्राफिका नामक स्ट्रैबो का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में एक तो हमको मेगास्थनीज के आधार पे भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज को झूठा और अविश्वसनीय कहा है। याद रखिएगा, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज को झूठा और अविश्वसनीय कहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन इसने व्यापक रूप से किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध, और चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पुत्री और सेल्यूकस की पुत्री जो एथेना, इनका कभी कभी नाम मिलता है हेलेना। तो जो एथेना या हेलेना है, इनके विवाह का भी वर्णन किसने किया है। इनके विवाह का भी वर्णन किया है आपका स्ट्रैबो ने। याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री के विवाह का उल्लेख किसने किया है, यह वर्णन किया है स्ट्रैबो ने। जबकि आगे चल के जो युद्ध हुआ था, यह मैंने अभी चर्चा किया था 305 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस से और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। इस युद्ध के जब संधि हुआ तो कहा था कि संधि के परिणाम स्वरूप 4 प्रमुख जो प्रांत थे, वे प्रांत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था। 500 हाथी उनको दिया था। ये 4 प्रमुख प्रांत कौन से थे। ये आपका पहला है आपका एरिया का मतलब होता है हेरात। दूसरा महत्वपूर्ण प्रांत है आपका एरिया। दूसरा है आपका अराकोसिया, ठीक है, दूसरा है आपका अराकोसिया। तो पहला हो गया आपका एरिया, दूसरा आपका अराकोसिया का मतलब होता है कंधार। तीसरा आपका है जेड्रोसिया का मतलब होता है मकरान मकरान क्षेत्र, जेड्रोसिया। और चौथा है पैरोपेनिसिडाई। जो पैरोपेनिसिडाई होता है, इसका मतलब होता है काबुल, ठीक है। तो 4 हैं, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पैरोपेनिसिडाई। ये जो 4 केंद्र हैं, एक मिलाने को आता है कि एक तो देखिएगा, इनका एक तरफ से अंग्रेजी नाम आएगा और दूसरा इनका भारतीय नाम पूछेगा। तो एरिया को आप जानते रहेगा कि हेरात है, जेड्रोसिया को जानते रहेगा कि मकरान है, पैरोपेनिसिडाई का मतलब होता है काबुल, हाँ, अराकोसिया का मतलब होता है कंधार। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको मिलाने को आएगा कि इनके कौन कौन से स्थल हैं। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, तो स्ट्रैबो से मैंने कहा, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज को आधार बना के बहुत सारे वर्णन इन्होंने किया है। तो इनके वर्णन से भी हमको अनेक महत्वपूर्ण जानकारी हमको स्ट्रैबो से यहाँ पे प्राप्त हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, स्ट्रैबो ने कुल मिला के जो इनका ग्रंथ है जो जियोग्राफिका, इसके कुल 17 खंड हैं। इनमें से 15वें खंड में स्ट्रैबो ने भारत का वर्णन किया है। तो अपने ग्रंथ में 15वें खंड में स्ट्रैबो ने भारत का वर्णन किया है। तो स्ट्रैबो इस दृष्टिकोण से आपके महत्व है। और स्ट्रैबो ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक जो यूनानी यात्री आए थे, हाँ, दूत आया था, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। साथ ही साथ स्ट्रैबो ने जो भारतीय गुप्तचर व्यवस्था की बात किया है, तो गुप्तचरों को, ठीक है, स्ट्रैबो ने मौर्यकालीन गुप्तचरों की चर्चा करते समय गुप्तचरों को कहा है एफोरी। तो गुप्तचरों को इन्होंने क्या कहा है, एफोरी कहा है। जबकि एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा है, ओवरसियर और एफोरी।
ठीक है, तो याद रखिएगा। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को आपको एफोरी कहा है, जबकि एरियन ने एरियन ने इनको कहा है ओवरसीयर, इनको कहा है ओवरसीयर। ठीक है, तो इन सब की चर्चा महत्वपूर्ण स्ट्रैबो ने किया। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डियोडोरस। लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। डियोडोरस का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। इनके ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। किसका ग्रंथ है? यह है डियोडोरस का ग्रंथ है। ठीक, तो डियोडोरस से भी हमको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ खासकर मौर्य इतिहास के संदर्भ में हमको इनसे प्राप्त हो रही है। इनके उल्लेखों से, इन इतिहासकारों से मौर्यकालीन तिथि निर्धारण में भी जानकारी मिल रही है। मौर्यकालीन विदेशी इतिहासकारों, विदेशी राजदूतों के बारे में हमको इनसे जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला, चूंकि एक इतिहासकार तो नहीं है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रखे हैं। प्रथम शताब्दी के विदेशी इतिहासकारों, ऐतिहासिक स्रोतों में पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी है, महत्वपूर्ण है। यह किसी अज्ञातनामा, किसी अनोनिमस नाविक के द्वारा लिखा गया है। यह पेरिप्लस जो आख्यान है, इसमें कुल मिलाकर इसमें भारत का विदेशी संपर्क, खासकर भारत का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क और भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस ग्रंथ से मिलती है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी से। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में कुल मिलाकर 24 बंदरगाहों की चर्चा की गई है। इसमें कुल मिलाकर 24 बंदरगाहों की चर्चा की गई है, हार्बर्स की चर्चा की गई है, जो कहां से कहां तक हैं? जो आपके अरेबियन सी से लेकर एरिथियन सी तक हैं। तो अरेबियन सी मतलब हो गया अरब सागर से लेकर लाल सागर। लाल सागर कहते हैं, हम कहते हैं एरिथियन सी। तो हमको अरेबियन सी से लेकर एरिथियन सी तक के कुल मिला के 24 बंदरगाहों की चर्चा हो रही है। इस ग्रंथ से भारत के पश्चिमी घाट के बंदरगाहों, भारत के पूर्वी घाट के बंदरगाहों की चर्चा हो रही है। अरिका मेडी को इसमें पेडोक कहा गया है। मुजरिस बंदरगाह की चर्चा की गई, जिसका नाम है कगनौर है। ठीक है, इसी तरह इसमें आपका भृकच्छ, जिसका नाम है आपका भरौच है, बेरगाजा है, ताम्रलिप्ति, जिसका नाम है गंग है। तो अनेक बंदरगाहों की चर्चा यहाँ पे की गई है और उसके अलग अलग कई नाम दिए गए हैं। जैसे कावेरी पट्टनम का नाम इसमें दिया गया है खबरिस, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका नाम है कराईकुल। तो कराईकुल और खबरिस किसका नाम है? यह नाम है कावेरी पट्टनम बंदरगाह का। तो हम बंदरगाहों पे विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी जो है, इनसे हमको इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी को मुख्यतः अ गाइड ऑफ ओशियन ट्रेवल्स कहा जाता है। अ गाइड ऑफ ओशियन ट्रेवल्स, इसका मतलब होता है समुद्री यात्राओं का। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, ठीक है, is referred as the guide, a guide of the ocean travels। तो समुद्री यात्राओं की गाइड के रूप में जानी जाती है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्लिनी। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्लिनी। प्लिनी ने, इनका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर। इनका नाम है प्लिनी द एल्डर। प्लिनी प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। इनके जो ग्रंथ हैं वह कुल मिला के 37 भागों में हैं, जिसके 6वें भाग में भारत का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, प्लिनी का ग्रंथ का क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के 6वें भाग में भारत का वर्णन मिलता है। ठीक है, 6वें भाग में भारत का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, जबकि मैंने चर्चा किया था 6वें से 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। एक है कि महाभारत के 6वें पर्व में, जिसका नाम है भीष्म पर्व, उसमें आपको भगवत गीता का उल्लेख मिलता है। ठीक, 6वें पर्व में। और इसी के साथ जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 6वां पर्व है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 6वां अधिकरण है, 6वां भाग है, उसमें आपको सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। तो 6वें प्लिनी का जो नेचुरल हिस्ट्री है, इसमें मुख्यतः भारतीय, कई बार क्वेश्चन आया है, भारतीय वनस्पतियों
भारतीय पेड़ पौधों, ठीक है, भारतीय नेचुरल प्लांट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इस ग्रंथ में भारत के रहन सहन की पद्धति के बारे में जानकारी मिल रही है। इस ग्रंथ में भारत के मुख्यतः पश्चिमी देशों से व्यापार, बेसिकली रोम के व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमको प्राप्त हो रहे हैं। प्लिनी ने जो वर्णन किया है उसमें याद रखिएगा, प्लिनी ने मौर्योत्तरकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। मौर्यों के बाद अब मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य के लिए प्लिनी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है, याद रखिएगा, प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है। जबकि याद रखिएगा वेनसांग कहता है कि पल्लव राज्य जो है वह रत्नों की खान है। समझिएगा, प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है और वेनसांग ने पल्लव राज्य को रत्नों की खान कहा है, रत्नों की खान कहा है। अगला उल्लेख समझिएगा। इसी तरह नेचुरल हिस्ट्री में जो वैदेशिक व्यापार की बात की गई है, खासकर पश्चिमी देशों से व्यापार की बात की गई है, इसमें प्लिनी के वर्णन से यह पता चलता है कि जो व्यापार संतुलन था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है किस तरह बैलेंस, मतलब जो व्यापारिक संतुलन किस ओर ज़्यादा झुका था, तो वह भारतीयों की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा दिखता है। इससे पता चलता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो भारतीयों की तरफ था और इसमें लाभ भारतीयों को ज़्यादा मिलता था। प्लिनी उल्लेख करता है कि भारतीय जो वस्तुएं हैं, भारतीय जो वस्त्र हैं, यह वस्तुएं हमारे घरों में, ठीक है, हमारे व्यक्तिगत प्रयोगों में और साथ ही साथ हमारे शयन कक्षों तक पहुंच गया है। ठीक है, तो भारतीय वस्तुएं और भारतीय विलासिता की वस्तुएं जो हैं वो हमारे शयन कक्षों तक पहुंच गया है। जिसका उल्लेख किसका है, ये कमेंट पूछेगा, ये कमेंट आपका है प्लिनी का। प्लिनी कह रहा है कि भारतीय वस्तु, भारतीय विलासिता सामग्रियां, ये सब हमारे घरों में और हमारे शयन कक्षों तक पहुंच गया है, यह प्लिनी कहता है आपका। और आगे कह रहा है कि भारत जो है, ठीक है, भारत से रोम अत्यधिक मात्रा में विलासिता की वस्तुएं मंगाता है और जिसके कारण, जिसके एवज में भारतीयों को एक बहुत बड़ा अमाउंट रोम को देना पड़ता है। इसी के कारण वह आंसू बहाता है और कहता है कि भारत को रोम केवल विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रति वर्ष लगभग 55 करोड़ सेस्टर्स देता है। ठीक है, 55 करोड़ सेस्टर्स, तो मतलब सेस्टर्स एक मुद्रा है, वहाँ पे रोमन मुद्रा है, तो 55 करोड़ सेस्टर्स देने की बात ये कर रहा है। अच्छा, और याद रखिएगा आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है डेनियल डीफो, तो डेनियल डीफो ने जो एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, इनका नाम है डेनियल डीफो का एक ग्रंथ है, कमेंट ये भी इसमें पूछा गया है, ये हैं डेनियल डीफो का एक उपन्यास है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। इनके उपन्यास का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। इस रॉबिन्सन क्रूसो में उन्होंने भारतीय व्यापार वाणिज्य की चर्चा किया है आधुनिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और वे इसमें लिखते हैं, कहते हैं कि जो भारतीय वस्त्र हैं, ठीक है, जो भारतीय वस्त्र हैं ये हमारे कक्षों में, हमारे घरों में, हमारे यहाँ तक शयन कक्षों में, यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे ये पर्दे में, गद्दे में, ठीक है, और यहाँ पे कि हमारे यहाँ जो कुर्सियाँ हैं, ठीक है, या जो अन्य में हमारे यहाँ बिस्तर हैं, घरेलू सामान हैं, हर जगह यह पहुँच गया है। तो याद रखिएगा प्लिनी का वर्णन था कि भारतीय वस्तुएं हमारे घरों और शयन कक्षों तक पहुँच चुकी हैं। और डेनियल डीफो जो लिखते हैं रॉबिन्सन क्रूसो में लिखते हैं कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों में और उसके बाद हमारे कक्षों में, हमारे शयन गृहों में प्रवेश कर चुके हैं, ये पर्दे में, गद्दे में, ठीक है, कहते हैं कि जो भारतीय वस्त्र हैं हमारे पर्दों में, गद्दों में, घरों में, बिस्तरों में, यहाँ तक कि ये कहते हैं कि ये हमारे कुर्सियों से लेकर हमारे शयन गृह तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भारतीय वस्त्रों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा दूसरा तथ्य कि भारतीय वस्त्र को
भारतीय वस्त्र को पहली बार निर्यातोन्मुखी एज अ मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट और निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया है। तो डचों ने, डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड, डचों ने पहली बार भारतीय वस्त्र उद्योग को निर्यात की वस्तु बनाया और इसका व्यापक मात्रा में निर्यात किया। प्लिनी का एक अन्य महत्वपूर्ण वर्णन समझिएगा। प्लिनी ने कलिंग युद्ध की चर्चा किया है और कलिंग युद्ध का मैंने कहा जैसा कि कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने व्यापार वाणिज्य का कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है अशोक के आक्रमण के लिए। और दूसरी बात तो कलिंग जो हमको प्लिनी से मिलता है, प्लिनी ने साथ ही साथ प्लिनी ने अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया है उनमें एक महत्वपूर्ण कथन है। प्लिनी कहता है कि उबला पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। उबला पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और दूसरा इसका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, यह कहता है कि अगर व्रत करने वाला कोई व्यक्ति सांप के मुंह में थूक दे तो सांप की मृत्यु हो जाती है, सांप मर जाता है। इसका उल्लेख कौन कर रहा है? प्लिनी। और उबला पानी स्वास्थ्य के बड़ा लाभदायक है, यह किसका कथन है? यह भी कथन है आपका प्लिनी का। यह देखिएगा, तो प्लिनी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्लिनी से हमको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तो चाहे व्यापार वाणिज्य से लेकर। अच्छा, प्लिनी ये भी कहा है कि जो मिस्र के शासक हैं टॉलमी फिलाडेल्फस, उन्होंने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस नामक राजदूत को भेजा था। इसका भी उल्लेख किसने किया है? प्लिनी ने किया है। ठीक, तो याद रखिएगा। जबकि यही स्ट्रैबो का एक महत्वपूर्ण वर्णन है, समझिएगा कि स्ट्रैबो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डायमेकस नामक दूत की चर्चा कौन कर रहा है? यह कर रहा है स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो कर रहा है। जबकि डायनिसस नामक दूत की चर्चा कौन कर रहा है? प्लिनी कर रहा है। दूसरा बात समझिएगा। अब जबकि इसी एक महत्वपूर्ण विद्वान है, इनका नाम है एथीनियस। तो एथीनियस कहता है कि एंटियोकस प्रथम को बिंदुसार ने पत्र लिखकर 3 वस्तुएं मांगा था। एक था मीठी मदिरा, दूसरा था सूखी अंजीर और तीसरा दार्शनिक। कहा जाता है कि एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ बिकाऊ नहीं है, इसीलिए उसको देने से मना कर दिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे समझिएगा। तो हमने कहा कि प्लिनी जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने मध्यकालीन व्यापार वाणिज्य से लेकर इन्होंने भारतीय जीवन शैली के साथ साथ भारतीय व्यापार और साथ ही साथ इन्होंने भारत की वनस्पतियों, भारत के वृक्षों, भारत के पशु पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने दिया है। तो याद रखिएगा, ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। प्लिनी के पश्चात जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे आपके एरियन हैं। एरियन ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उसका नाम है इंडिका। तो इनका एक ग्रंथ है आपका इंडिका। मैंने चर्चा किया था कि इंडिका 3 लोगों ने लिखा है, तो उसमें से एक आपके हैं एरियन, तो एक तो एरियन की इंडिका हो गई। ठीक है, इंडिका इन्होंने लिखा है। दूसरा इन्होंने लिखा है एनाबिसस ऑफ अलेक्जेंडर। तो एनाबिसस ऑफ अलेक्जेंडर ही इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एनाबिसस ऑफ अलेक्जेंडर इनकी महत्वपूर्ण है। एरियन ने हमने चर्चा किया। एक तो हमने बताया दर्दिस्तान में जो स्वर्ण खनन की बात है उस पर इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा एरियन ने हमको बेसिकली जो एरियन का उल्लेख है वो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र के राजप्रसाद के बारे में चर्चा मिलती है। यह राजप्रसाद कालू ताल और चमन ताल नामक 2 तालाबों के बीच स्थित था। कालू ताल और चमन ताल, इन दोनों के बीच में स्थित था, देखिएगा। और ठीक, तो एक हमने चर्चा किया।
दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, हमने अभी पहले बताया कि इसी की चर्चा जो है मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज ने इसी राजप्रसाद की तुलना सूसा और एकबतना ईरान के राजप्रसादों से किया है, जबकि एरियन ने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए सूसा और एकबतना से विस्तृत उससे विशाल बताया है। ठीक है, जबकि फाहियान ने अशोक के राजप्रसाद की चर्चा करते समय उसके राजप्रसाद को मनुष्य निर्मित न बता के दैत्य या देवताओं के निर्मित बताया है। और मुद्रा राक्षस में इसी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की बात करते समय उसका नाम दिया गया है सुगांग। उसका नाम दिया गया है सुगांग। इसका नाम दिया गया है सुगांग। ठीक, इसका नाम है सुगांग। ठीक, अच्छा और समझिएगा, साथ ही साथ एरियन ने जो मौर्यकालीन गुप्तचर हैं उनको कहा है ओवरसियर। क्या कहा है? ओवरसियर। तो मौर्यकालीन गुप्तचरों को एरियन ने ओवरसियर कहा है। स्ट्रैबो ने इन्हें एफोरी कहा है। एफोरी कहा है, जबकि अशोक के अभिलेखों में इन्हें राष्ट्रीय कहा गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण आपके हो गए एरियन। अगले आते हैं एरियन के पश्चात। ठीक है, एरियन के पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं विदेशी, जिनका नाम है एलियन। तो हमने अभी आपको चर्चा किया था एरियन का। अब इन्हीं से मिलते जुलता एक और नाम है, कंफ्यूजन होता है कई बार, उनका नाम है एलियन। इसीलिए आप कभी कभी क्या होता है एलियन कभी पढ़ते हैं, दोनों एक ही मान लेते हैं। एलियन महत्वपूर्ण ये भी विदेशी इतिहासकार हैं। इनका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, यद्यपि इनका कार्यक्रम पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन इन्होंने चूंकि भारतीय परिवेश और खासकर भारतीय पशु पक्षियों पर इनका भी महत्वपूर्ण कार्य रहा है, तो इन्होंने एलियन ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। पहला ग्रंथ है ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स, ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑन एनिमल्स, और दूसरा है मिसलेनियस वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो जो ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स हैं उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण जो जानकारी देते हुए इन्होंने लिखा है भारतीय तोतों के बारे में लिखा है। वो कहते हैं भारतीय तोता पालते हैं, भारतीय मुख्यतः तोता पालते हैं, और तोता एकमात्र ऐसा जीव है, ठीक है, जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। तोता एकमात्र ऐसा जीव है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है, और भारतीय तोते को नहीं मारते, ठीक है, न इसका मांस खाते हैं। भारतीय न तोते को मारते हैं न इसका मांस खाते हैं, और तोता एकमात्र ऐसा जीव है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। आगे एक और कथन कहते हैं कि राजकीय सरोवरों में मछलियां पाली जाती हैं, और वे मछलियां मुख्यतः राजकीय घरानों के बच्चे ही वहाँ पे मछलियां मार सकते हैं। तो वहीं पे मछली मार उड़ के घर वाले ही खाते होंगे। तो इसका उल्लेख कौन दे रहा है? इसका उल्लेख दे रहा है एलियन। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ इसके हैं। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे आप कहते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। प्लूटार्क ने जो सबसे फेमस ग्रंथ लिखा है वह है आपका लाइव्स। एक तो लाइव्स हो गया, दूसरा हो गया मार्लिया, तीसरा हो गया अलेक्जेंडर। तीसरा हो गया इनका ग्रंथ हो गया अलेक्जेंडर। प्लूटार्क कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो मार्लिया है यह निबंध संग्रह और भाषाओं का संग्रह और भाषण संग्रह है, निबंध और भाषण संग्रह है। प्लूटार्क कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत जानकारी दी है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो पहला इनका महत्वपूर्ण उल्लेख कई बार कमेंट आता है। दूसरा महत्वपूर्ण कमेंट इनका है, ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कहते हैं कि सिकंदर के पश्चात भारत ने यूनानी दास्ता का जुआ अपने गले से निकाल कर उतार कर फेंक दिया, और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस है। तो सेंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और सेंड्रोकोटस की तुलना किसने बताया है? किसने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इक्वेटेड किया है? वे हैं आपके विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने ही पहली बार कहा कि जो सेंड्रोकोटस आ रहा है ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो हैं ये सब कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो अच्छा समझिएगा दूसरा ग्रंथ। तो
अच्छा, लाइव्स जो है इस कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लाइव्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा लाइव्स की एक प्रति अपने पास रखते थे। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा लाइव्स की एक प्रति अपने साथ रखते थे। जबकि याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट खुद इतिहास के बारे में कहते हैं इतिहास एक कपोल कल्पित कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतिहास एक कपोल कल्पित कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, वह व्यक्ति जो है इसकी बुक हमेशा अपने पास रखता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का वर्णन किया है और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चाणक्य के मिलने का भी वर्णन किया है। तो समझिएगा, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो पहली मुलाकात हुई है वह विंध्याचल के जंगलों में हुई है। और पहली मुलाकात के समय चंद्रगुप्त राजकीलम, जिसे कहते हैं राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा खेल? राजकीलम। तो राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, राजक्रीड़ा, जिसमें राजा बना हुआ था। वहीं के जो शेफर था, गलेरिया था, तो उसी से इस बालक को उसने कौटिल्य ने 1000 करसापन में खरीदा और बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से दिलाया। ठीक है, उसके माध्यम से नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना कराई। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, तो इन सब की भी चर्चा प्लूटार्क करा। प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का वर्णन कहता है कि सेंड्रियोकोटस जब उसको सिकंदर से मिला तो सिकंदर उसकी बातों से, उसके महत्वाकांक्षी बातों से सशंकित हुआ और उससे नाराज होकर उसने उसको मृत्युदंड का आदेश दिया। लेकिन वह भाग जाता है और भाग के पहुंचता कहाँ पे है? कौटिल्य के पास, चाणक्य के पास। चाणक्य को अपना वृत्तांत जब बताता है, गाथा, किसी तरह जान बचा के भागे हैं, तो चाणक्य बड़ा प्रसन्न होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बड़ा फेमस कमेंट है कि एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होना चाहिए। तो इसका उल्लेख कौन कर रहा है? इसका, ठीक है, तो इसकी ये जानकारी जो ये कमेंट आपका कौटिल्य का है और इनके मिलने का उल्लेख कौन कर रहा है? आपका प्लूटार्क कर रहा है। तो प्लूटार्क से हमको कई बातें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्लूटार्क का एक बड़ा और फेमस कथन है, वह है प्लूटार्क ने पोरस के युद्ध के संदर्भ में और सिकंदर के युद्ध के संदर्भ में चर्चा करते समय कहा कि यह युद्ध बहुत भयानक हुआ। यह युद्ध लगातार 8 घंटे तक चला, लेकिन भाग्य ने इस बार सिकंदर का साथ नहीं दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है इस कमेंट से कि संभवतः सिकंदर पूरी तरह से जीत नहीं पाया पोरस से, इसीलिए संभवतः उसने संधि समझौता किया और पोरस को राज्य वापस कर दिया। तो इसका उल्लेख भी हमको प्लूटार्क से मिलता है कि यह युद्ध बहुत भीषण हुआ जो लगातार 8 घंटे तक चला, लेकिन इस बार भाग्य ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कि सिकंदर पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। अगला महत्वपूर्ण जानकारी से एक और मिलता है, वह यह कहता है कि जो उत्तम स्वास्थ्य पुस्तकों से कीमती होता है। उत्तम स्वास्थ्य पुस्तकों से कीमती होता है, यह प्लूटार्क का कथन है, याद रखिएगा। जबकि प्लिनी कहता है उबला पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण कथन आते हैं। और इस क्रम में, ठीक है, तो इस क्रम में जो आपका लास्ट है आज, वो आपका है कौन? अगले हैं आपके जस्टिन ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है एपिटोम को हम कहते हैं सार संग्रह। इसको कहते हैं सार संग्रह। इस ग्रंथ के 12वें भाग में भारत का वर्णन मिलता है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, जिसे वो सेंड्रियोकोटस कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को अ बैंड ऑफ रॉबर्स कहा गया है। अ बैंड ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं की सेना। चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना को इसमें डाकुओं की सेना कहा गया है। किसने कहा है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को अ बैंड ऑफ रॉबर्स कहा है, डाकुओं की सेना कहा है। तो उनका एपिटोम या सार संग्रह जो है यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि याद रखिएगा कि विंसेंट स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। विंसेंट स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है, जबकि स्मिथ ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूर तानाशाह भी कहा है। और याद रखिएगा, जब
जब 1765 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, खासकर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, कंपनी के शासन के द्वारा पहली बार जब डायरकी सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसे हम कहते हैं द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन के जन्मदाता है लियोन कार्टियर, लेकिन इसे लागू किया है पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, और ठीक है, तो इसके संदर्भ में, इसके माध्यम से जो 1765 से 1772 तक भारतीयों का बंगाल के क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो व्यापक एक प्रकार से कह सकते हैं व्यापक रूप से इसमें इसका शोषण हुआ। उस शोषण पे दो महत्वपूर्ण कमेंट है, एक है पर्सिवर स्पीयर का और दूसरा महत्वपूर्ण कथन है आपका के.एम. पनिक्कर का। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा के.एम. पनिक्कर ने इस कालखंड को, जिसमें द्वैध शासन लागू रहा, इस 1765-1772 तक, इसे कहा है डाकुओं का राज्य। ठीक है, इसे बंगाल के इतिहास में डाकुओं का राज्य कहा है के.एम. पनिक्कर ने, जबकि इसी कालखंड को इतिहासकार पर्सिवर स्पीयर ने खुली बेशर्मी और खुली लूट का काल कहा है, बेशर्मी और खुली लूट का काल कहा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, जेनाफोन ने नंद वंश के शासक घनानंद को अवेल्थी किंग, अवेल्थी प्रिंस कहा है। अवेल्थी प्रिंस का मतलब होता है धनाढ़ राजकुमार। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, जेनाफोन ने घनानंद को क्या कहा है, अवेल्थी किंग, धनाढ़ व्यक्ति या धनाढ़ राजा, अवेल्थी किंग के नाम से इसको लिखा है। किसने? अवेल्थी किंग कहा है जेनाफोन ने। और इसे ही याद रखिएगा कि यूनानियों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है, मतलब उग्रसेन का पुत्र अग्रमीज कहा है। और कर्टियस यहाँ पे एक उल्लेख करता है, कर्टियस कहता है कि जब सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा तो उसे अग्रमीज नामक राजा के बारे में जानकारी दिया था फेगेलस ने। फेगेलस नामक राजा ने अग्रमीज के बारे में जानकारी दिया था। वहीं से बाद में व्यास नदी से वो रिट्रीट हो जाता है, वापस हो जाता है। तो आज के संदर्भ में हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर यहाँ तक रहा है। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कल हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे चीन यात्रियों के बारे में।